हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट मतलब यूनियन जुडिशियरी। तो हम संघ की न्यायपालिका पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि उसमें किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, कितने न्यायाधीश होते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या है, एपेक्स कोर्ट की तरह किस तरह से काम करता है या फेडरल कोर्ट की तरह वह किस तरह से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से बचे हुए प्रावधान। तो हम इन बिंदुओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को समझेंगे और देखेंगे इसमें कि कितने न्यायाधीश उपस्थित होंगे। हमने तदर्व न्यायाधीश की बात जो है लास्ट वीडियो में की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करें आर्टिकल 128 की। तो आर्टिकल 128 में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। तो सुप्रीम कोर्ट में जो रिटायर्ड जज हैं उनकी उपस्थिति के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो हमें पता है जब सुप्रीम कोर्ट में क्या है, गण पूर्ति ना हो रही हो, कोरम ना हो रहा हो और कोई इस तरह के जो विवाद हैं या फिर जो नंबर ऑफ केसेस हैं वह बढ़ जाए। तो जब नंबर ऑफ केसेस क्या है, बढ़ जाए, ऐसे में क्या है और सुप्रीम कोर्ट की क्या है, गण पूर्ति नहीं हो पा रही हो, कोरम ना हो पा रहा हो, तो ऐसे में जो रिटायर्ड जज जो होते हैं उन्हें भी क्या कर लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाता है और उसकी कार्यवाही या बैठक में हिस्सा लेने के लिए अनुमति दे दी जाती है। तो अगर हम सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वह क्या करेगा, राष्ट्रपति से क्या लेगा, परमिशन लेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर हम इसको चीफ जस्टिस ना बोल के एग्जैक्ट बोल दें तो एनजेएसी, क्योंकि एकमात्र चीफ जस्टिस नहीं, एनजेएसी होता क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसकी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी, तो आप वहां से इसके डिटेल में अगर एनजेएसी को समझना है तो आप लास्ट वीडियो को देख लेंगे। तो हम कहें तो सीजेआई या फिर एनजेएसी क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से या पूर्व परामर्श पर क्या है, जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुला सकते हैं। तो जब सीजेआई बुलाते हैं राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन से, तो अब बात करेंगे कि जो सेवानिवृत्त जज हैं उनकी उपस्थिति के लिए बुलाता कौन है, सीजेआई, किसकी परमिशन से, राष्ट्रपति की परमिशन से। तो अब हम बात करें कि इनकी सैलरी क्या होगी। जो रिटायर्ड जज हैं उनको जब किसी विशेष प्रयोजन के लिए क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाता है, तो इसकी जो सैलरी होगी वह डिसाइड कौन करेगा। तो जो सैलरी डिसाइड करेगा, सैलरी डिसाइड की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी सैलरी डिसाइड जो है की जाती है। अब हम बात करें कि कौन व्यक्ति है या फिर कौन रिटायर्ड जज है, वह सेवानिवृत्त जो है रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट की बैठक में हिस्सा ले सकता है। तो या तो सुप्रीम कोर्ट का ही रिटायर्ड जज हो, तो या तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, उसको बुलाया जा सकता है, या फिर क्या है, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट का कौन, रिटायर्ड जज, लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वह क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक उसकी एबिलिटीज होनी चाहिए। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या है, ऐसा रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्या है, क्वालिटीज है, क्वालिफिकेशंस हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज के रूप में क्या है, उसको बुला लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में भाग लेने के लिए। कब, जब नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हो जाएं या फिर क्या कोरम पूरा ना हो पा रहा हो। तो आर्टिकल 128 में यही दिया गया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 129 की। तो आर्टिकल 129 में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट एज ए रिकॉर्ड कोर्ट। मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। क्या, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक रिकॉर्ड कोर्ट की तरह काम करता है। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, डिक्री या निर्णय, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या है, किसी विषय पर लेकर, किसी विवाद को लेकर, तो उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, डिक्री दी है या फिर क्या है, निर्णय जो दिया है, तो वह जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का, वह उससे नीचे के जो कोर्ट होंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के नीचे के कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट हुआ या फिर क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से हुए, तो
तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वह सुप्रीम कोर्ट के नीचे वाले जो कोर्ट होते हैं, जैसे हाई कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट, उनके लिए वह जो आदेश होते हैं वह किस तरह से काम करते हैं, एक एविडेंस के रूप में काम करते हैं या फिर साक्ष्य के रूप में क्या है काम करते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वह क्या है, एक तरह से रिकॉर्ड मान लिए जाते हैं उसके नीचे के कोर्टों के लिए, जैसे हाई कोर्ट हुआ है इनके लिए, और वह क्या है उन्हीं को जो उनके जो आदेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर उनके पास कोई केस आता है तो वह उसका फैसला ले सकते हैं। तो यही है क्या, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, एक रिकॉर्ड कोर्ट की तरह काम करता है। किसके लिए, अपने के नीचे के न्यायालयों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड कोर्ट है। अब बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, दंड देने का भी प्रावधान है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपनी अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है। तो यही आर्टिकल 129 में दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना के लिए क्या है, दंड दे सकता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है अगर सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके लिए क्या है, पनिशमेंट दे सकता है। यह भी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो अब हम बात करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, कितने प्रकार की है। तो अगर हम बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो यह दो तरह की कंटेम्प्ट हो सकती है। जो अवमानना है, न्यायालय की अवमानना क्या है, दो तरह की न्यायालय की अवमानना हो सकती है। एक होती है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और एक होती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अगर हम बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो न्यायालय की अवमानना है वो दो तरह की है, या तो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है और एक क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है। तो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या आएगा, जो मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, कोई निर्णय दिए, निर्णय, फैसले, डिक्री, आदेश, तो ये सारे तो किस में आते हैं, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आते हैं। लेकिन यह क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या आएगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा जो क्या है, कोई न्यायपालिका की क्या करे, कोई निंदा करे। तो जैसे कोई न्यायपालिका की क्या करे, निंदा करे, या फिर जो न्यायालय हैं उनके ऊपर टिप्पणी करे, या फिर न्यायालय के जो जजेस वगैरह हैं उनके ऊपर क्या है, एक टिप्पणी जो करता है, तो वह आती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या है, जो निर्णय, फैसले और डिक्री देने के आदेश हैं, इसको सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। तो इस केस में भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वह दंड दे सके, पनिशमेंट। और जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसमें क्या आता है, न्यायपालिका की निंदा करना, मतलब कि अगर किसी के ऊपर टिप्पणी की जाती है तो वह भी सिविल क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। तो आपने अभी एक लेटेस्ट में ही देखा होगा कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है उसमें क्या है, प्रशांत भूषण जो थे, प्रशांत भूषण के केस में क्या है, 1 रुपए का क्या लगाया गया था, उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था। तो ये होती हैं दो तरह की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है दंड देने का। अब हम बात करें आर्टिकल 130। तो आर्टिकल 130 कहता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के स्थान की बात करें, प्लेस की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान होगा वह कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। यह आर्टिकल 130 में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान होगा वह दिल्ली में होगा, या फिर कहाँ होगा, CJI के द्वारा। मतलब CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह जहाँ चाहेगा वहाँ होगा, लेकिन परमिशन किसकी, पूर्व परमिशन, प्रेसिडेंट की परमिशन से। तो प्रेसिडेंट की पूर्व परमिशन से क्या है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह सुप्रीम कोर्ट का प्लेस डिसाइड कर सकता है, कहाँ पे, अदर देन दिल्ली भी। तो दिल्ली तो होगा ही होगा। आर्टिकल 130 में दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली होगा, या फिर ऐसी जगह होगा जहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन से किसी अन्य जगह पर अगर जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे अगर उसकी बेंच बिठाना चाहे या फिर कोर्ट की सुनवाई करना चाहे तो वहाँ भी यह कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के स्थान की बात करें तो बेसिकली दिल्ली में होगा, या फिर कहाँ होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर किसी अदर प्लेस पे सुप्रीम कोर्ट का प्लेस डिसाइड करना चाहे तो प्रेसिडेंट की परमिशन से वह क्या है, उसको डिसाइड कर सकता है। तो आर्टिकल 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी। अब बात करेंगे आर्टिकल 131 की। तो आर्टिकल 131 में दे रखा है ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की हम बात करें कि आरंभिक अधिकारिता,
तो आरंभिक अधिकारिता क्या होती है? तो आरंभिक अधिकारिता वो होती है कि कुछ ऐसे विवाद हैं जिनका डिसीजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास उसके पावर है, उसके जुरिस्डिक्शन में आता है कि वह उन फैसलों पर क्या करे, निर्णय दे सके, वह उन विवादों पर क्या करे, निर्णय दे सके। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसमें सबसे पहले आती है भारत सरकार। तो भारत सरकार के जितने भी मामले होंगे वह क्या है, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएंगे, या फिर भारत सरकार के साथ में क्या हो, किसी एक राज्य का विवाद हो, या तो भारत सरकार या भारत सरकार के साथ एक राज्य का विवाद। मतलब एक तरफ क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ किसी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है उसका कोई विवाद है, तो वह भी सुप्रीम कोर्ट की क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। दूसरा बात करें कि तो दो या दो से अधिक राज्यों का जो भी विवाद होगा वह भी किस में आएगा, दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद भी किस में आएगा, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा। क्योंकि मान लिया जाए कि राज्यों में क्या होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, तो मान लिया जाए ये यूपी और ये बिहार, तो अगर इन दोनों का विवाद हो गया आपस में, तो यहाँ भी यूपी में क्या है, हाई कोर्ट है उसका, और बिहार में क्या है, उसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। तो ऐसे में क्या है कि यह डिसाइड जो होगा कोर्ट किस कोर्ट में क्या है वह विवाद जाएगा। इन चीज़ों को क्या है दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दे दिया गया कि जब दो राज्यों से ज़्यादा का विवाद होगा या एक से अधिक राज्यों का आपसी विवाद होगा या फिर भारत सरकार के साथ विवाद होगा, तो यह किसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इनका निर्णय करेगा। अगर हम बात करें तो जो नदी जल विवाद है इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अगर हम अपवादों की बात करें, एक्सेप्शन, तो जो नदी जल विवाद होगा, मान लिया कि नदी जल विवाद क्या है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में नदी जल विवाद है, तो यह क्या है, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। और ऐसा क्या है, यह एक्सेप्शन है कि नदी जल विवाद सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से बाहर है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमने देखा आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर हम बात करें आर्टिकल 132 की, तो आर्टिकल 132 में दे रखा है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो जो अपीलीय अधिकारिता है, तो हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, ये इसके नीचे हाई कोर्ट है, और ये क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, कोर्ट कचहरी। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, एपेक्स पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, अगर मान लिया कि जो माफ़ कीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, कचहरी हैं, अगर यहाँ से कोई फैसला है तो वह उसकी अपील कहाँ कर सकता है, हाई कोर्ट में वह उसकी अपील कर सकता है। अगर हाई कोर्ट के कोई फैसले के खिलाफ अपील करनी होगी तो वह क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो जो लास्ट पावर है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे सर्वोच्च पे है, ऊपर है, इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता है, इसलिए क्या है, इससे ऊपर अपील नहीं जा सकती है। तो अपीलीय अधिकारिता की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अपीलीय कोर्ट है। जो सर्वोच्च न्यायालय है यह क्या है, सर्वोच्च अपीलीय कोर्ट है, इससे ऊपर क्या है, अपील नहीं की जा सकती है। तो यह है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो फाइनल अपील कहाँ की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अगर बात की जाए आर्टिकल 139 का ए, तो आर्टिकल 139 में है ट्रांसफर ऑफ केसेस, तो अंतःकरण की शक्ति। तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंतःकरण की शक्ति के बारे में बात करें कि ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, मान लिया सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है ट्रांसफर ऑफ केसेस की। मान लिया ये हाई कोर्ट, ये भी हाई कोर्ट और ये भी हाई कोर्ट। तो मान लिया कि ये अगर मान लिया जाए ये यूपी, बिहार और आसाम या फिर कोई अन्य स्टेट ले लो, अदर स्टेट, तो इनका क्या है, इनके अपने हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, जैसे जीएसटी का है या फिर डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था उसको ही ले लेते हैं।
तो जीएसटी या डिमोनेटाइजेशन के केसेस क्या थे, ऑल ओवर इंडिया में क्या है, अलग अलग राज्य के क्या है हाई कोर्टों में भी इनके केस चल रहे थे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है जब इसको पता है कि इसका फैसला यूपी के हाई कोर्ट में भी चल रहा है, इसकी जो है बिहार में भी चल रहा है और आसाम में या फिर किसी अन्य स्टेट में भी चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास यह पावर होती है कि इस प्रकार के फैसलों को क्या है वह इन सभी को आदेश दे कि यह जो जीएसटी या मोनेटाइजेशन के जो केसेज हैं उनको मेरे पास भेज दो। तो यह सुप्रीम है, सबसे ऊपर का कोर्ट है, तो यह अपने पास बुला लेता है और एक ही कोर्ट में सुनवाई हो जाती है। तो ऐसे में क्या है, जो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस का क्या है पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास कि यह पावर जो केसेस हैं नीचे के न्यायालयों से, अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की अंतःकरण की शक्ति की बात करें तो जो नीचे के जो कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के नीचे के जैसे हाई कोर्ट है, तो उनसे केसेस को क्या है अपने पास बुला लेना, यही शक्ति क्या कहलाती है, अंतःकरण की शक्ति कहलाती है या फिर ट्रांसफ़र ऑफ केसेस कहलाता है। अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसे विवाद आ जाते हैं जो क्या है हाई कोर्ट या फिर अन्य जो कोर्ट हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते हैं, तो तब भी क्या करता है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आदेश देता है और बोलता है कि यह आपके जो ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते, आप इन केसेस को क्या है मेरे पास ट्रांसफ़र कर दो। तो यही है अंतःकरण की शक्ति। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्राधिकार, तो परामर्शी क्षेत्राधिकार की बात की जाए आर्टिकल 143 में क्या है, हमने जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पास यह पावर होती है कि वह क्या है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सके। तो एक्चुअली हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट क्या है परामर्श देता है किसी विषय पर। तो जब सुप्रीम कोर्ट किसी विषय पर परामर्श देता है वह क्या है संविधान का मूलभूत ढांचे से रिलेटेड हो या फिर संविधान का कोई क्या है सारवान प्रश्न निहित हो, तो ऐसे केस में होता क्या है सरकार जो है क्या लेती है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेती है। तो वास्तव में देखा जाए तो यह जो सलाह लेती है वो सरकार लेती है, तो सरकार सलाह लेती है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे जो गवर्नमेंट है उसको अगर किसी विषय के मतलब किसी सब्जेक्ट पे क्या है कोई सलाह लेनी हो तो सरकार राष्ट्रपति से सलाह लेती है और राष्ट्रपति को बताती है, जो सरकार जो होती है वह राष्ट्रपति को बताती है कि हमें इस जो मुद्दा है या फिर यह सब्जेक्ट है इस पे हमें सलाह चाहिए। तो वह राष्ट्रपति को, सरकार जो होगी ऑनगोइंग गवर्नमेंट, वह राष्ट्रपति को बताएगी और राष्ट्रपति के पास यह पावर है वह फर्दर किससे सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सके परामर्श ले सके। तो बेसिकली देखा जाए तो जो सलाह होती है वह सरकार ही लेती है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ राष्ट्रपति लेती है, तो राष्ट्रपति के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेती है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति के पास पावर है आर्टिकल 143 में कि वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सके। तो जब सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति अब सलाह लेगा तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या जो सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी, क्या सलाह सुप्रीम कोर्ट ने जो दी राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है उसको राष्ट्रपति मानने के लिए, अर्थात चाहे तो राष्ट्रपति बोलें या फिर सरकार डायरेक्ट शब्दों में, तो बाध्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा अगर किसी विषय पर सलाह लेता है तो राष्ट्रपति को वह सलाह माननी ही पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। तो हमने देखा आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 139 है अंतःकरण की शक्ति ट्रांसफर ऑफ केसेस, आर्टिकल 132 एपीलिएट जुरिसडिक्शन जिसमें क्या है एपेक्स पे जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब 130 में किस जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसका प्लेस कहाँ होगा, और 129 सुप्रीम कोर्ट एज ए रिकॉर्ड कोर्ट या एविडेंस कोर्ट, और आर्टिकल 129 में देखा था सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं उनकी उपस्थिति। तो उम्मीद करता हूँ आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं और इसके जो बेसिक रूल्स हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।